नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 12 एवं अनुच्छेद 13 के बारे में। आज के इस वीडियो से हम संविधान के भाग 3 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो भाग 3 के जो शुरुआती दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 और 13 को आज हम समझेंगे। तो चलिए इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। देखिए, अनुच्छेद 12 की अगर हेडिंग की बात करें तो इसका नाम है राज्य की परिभाषा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 12 जो है ये राज्य की परिभाषा बताता है। यहाँ पर राज्य की परिभाषा बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे संविधान का जो भाग 3 है इसमें अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग मूल अधिकार में बार बार एक शब्द आता है राज्य। ठीक है, राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा, राज्य को ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा बताना तो ज़रूरी है ना, कि भैया राज्य जो है वो उसमें कौन कौन शामिल है। आपने बोल तो दिया कि राज्य ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला जो अनुच्छेद है भाग 3 का, आर्टिकल 12, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य में जो जो शामिल होंगे उनकी एक सूची दी गई है। उसके अनुसार हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन राज्य में शामिल होंगे। तो सबसे पहले तो भारत की सरकार, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसके साथ संसद, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ये दोनों राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। सभी राज्य सरकारें और सभी विधानमंडल राज्यों के, ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। सभी स्थानीय निकाय, ठीक है, जो स्थानीय निकाय में क्या क्या शामिल होंगे, जैसे पंचायतें हो गई, नगर पालिकाएँ हो गई, ये सभी, और सभी जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर राज्य की परिभाषा में शामिल होंगी। चौथा पॉइंट है अन्य सभी निकाय, जैसे कि बोर्ड, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो सकता है, या फिर शिक्षा बोर्ड हो सकता है, इस तरह का, या फिर कोई मंडल, कोई आयोग, जैसे कि चुनाव आयोग, कोई भी निगम जो कि सरकारों द्वारा स्थापित होते हैं, ये सारी संस्थाएं, ये सारे निकाय यहाँ पर राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। राज्य की परिभाषा में शामिल होने का मतलब ये है कि देखिए, भाग 3 में कोई भी अगर निर्देश दिया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, राज्य को इस तरीके से कार्य करना है, तो राज्य का मतलब ये है कि ये सारी संस्थाएं भी इसमें शामिल है, और इनको भी मूल अधिकारों के संबंध में अगर कोई निर्देश दिया जा रहा है तो राज्य के साथ साथ इनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है, और इनको भी इन सारे निर्देशों का पालन करना है। अब बात आती है निजी इकाइयों की, मतलब जो कोई निजी इकाई है, जो प्राइवेट यूनिट्स हैं, क्या वो भी इस राज्य की परिभाषा में शामिल होगी? तो जी हाँ, कोई भी निजी यूनिट जो कि राज्य की संस्था की तरह कार्य कर रही है वो राज्य की परिभाषा में शामिल होगी। राज्य की संस्था की तरह कार्य कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, एक एग्जांपल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई एक बैंक है, अब वो बैंक है, अब काम तो वो गवर्नमेंट बैंक की तरह ही करेगी ना, और उसने बैंक स्टार्ट किया है तो राज्य से परमिशन लेके स्टार्ट किया होगा, ठीक है, वैसे ही अपने मन से तो स्टार्ट करने दिया होगा। तो चाहे वो प्राइवेट है पर वो काम कर रही है राज्य की एक संस्था की तरह, तो वहाँ पर भी उसको मूल अधिकारों के संबंध में जो निर्देश होंगे उनको पालन करना होगा, और इस तरीके से वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 या आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 यहाँ पर बात करता है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ठीक है, ऐसी विधियाँ या ऐसे कानून जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, उसके ऑपोजिट है, या फिर उसका अल्पीकरण कर रही है, उनको कम कर रही है। तो ऐसी विधियों के संबंध में, ऐसे कानूनों के संबंध में क्या प्रावधान होंगे? तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, आर्टिकल 13 का पहला पॉइंट बताता है कि संविधान लागू होने के पूर्व प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य मानी जाएंगी, उस मात्रा तक निरस्त मानी जाएगी जहां तक वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। ठीक है, देखिए, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पर उससे पहले भी तो भारत में शासन चल ही रहा था, तो उससे पहले भी यहाँ पर कई सारे कानून थे। तो संविधान लागू होने के पहले का कोई भी कानून अगर ऐसा है जिससे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मूल अधिकारों के ऑपोजिट है, तो वहाँ पर उस संविधान का उतना भाग वहाँ पर शून्य माना जाएगा, निरस्त माना जाएगा, जिस भाग से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई संविधान लागू होने के पहले की विधियों की, पहले के कानूनों की। अब बात करें कि आगे क्या होगा। आगे के संबंध में आर्टिकल 13 के दूसरे पॉइंट में निर्देश दिए गए हैं कि राज्य, देखिए यहीं पर आ गया राज्य शब्द, जो मैंने पहले बताया आर्टिकल 12 में, अब राज्य में वो सारी चीज़ें शामिल होगी, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या फिर उनको कम करती हो। ठीक है, और ऐसी विधि अगर कोई बना दी गई है तो वो उस मात्रा तक शून्य मानी जाएगी जहाँ तक कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट में बात लिखी है कि ये न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती है। ठीक है, अब राज्य ने कोई विधि बना दी, राज्य तो बोल रहा है कि भैया ये मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही है, पर इसका निर्णय कैसे होगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है न्यायिक समीक्षा।
न्यायिक समीक्षा का मतलब यह है कि न्यायालय जो है वो किसी भी चीज़ की समीक्षा कर सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है। तो ऐसा कोई भी कानून जिस पर मूल अधिकारों की बात आ रही है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है और न्यायालय उसमें निर्णय करेगा कि हाँ, ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब विधि शब्द में कौन कौन शामिल होंगे, यहाँ पर भैया लिख तो दिया आपने कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। अब राज्य ने कुछ बना दिया, अब राज्य के पास बड़े बड़े वकील है, वो जाके कोर्ट में कहने लगे कि भैया ये तो विधि है ही नहीं, ये तो कोई और चीज़ है। अब आप इस बेस पे इसको निरस्त नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो बोला था कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा, पर हमने तो विधि बनाई नहीं है, ये तो कोई और चीज़ है। इस तरह की अगर कोई बात आती है, इसके लिए यहाँ पर अनुच्छेद 13 में तीसरे बिंदु में विधि शब्द को भी परिभाषित कर दिया है कि भैया विधि में हम किस किस को शामिल करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बताई गई कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित सभी स्थायी विधियाँ। ठीक है, कोई भी बिल, कोई भी एक्ट अगर वहाँ पर पास हो रहा है किसी भी संसद में या फिर राज्य विधानमंडल में, तो उसको हम विधि में शामिल करेंगे। दूसरी बात इन्होंने बताई कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, जब कभी हमारी संसद या फिर राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो अस्तित्व में नहीं होते हैं, भंग हो जाते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पावर होती है कि वो अस्थायी तौर पर अध्यादेश जारी करे जो कि कानून का ही एक कार्य करते हैं और कानून की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस तरह के अध्यादेश अगर जारी होते हैं तो उनको भी हम विधि में शामिल करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया है कि अन्य संवैधानिक साधन, ठीक है, जैसे कोई आदेश है, आदेश जारी करने की शक्ति अधिकारियों को होती है, जैसे कि कोई एक कलेक्टर भी आदेश जारी कर सकता है, तो वो भी एक कानून की तरह, विधि की तरह कार्य करता है, तो वो आदेश भी विधि की परिभाषा में शामिल होगा। या फिर कोई अध्यादेश, कोई उपविधि, कोई नियम, कोई अधिसूचना, कोई विनियम, तो ये सारी चीज़ें जो कि एक कानून की तरह कार्य कर सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर विधि की परिभाषा में शामिल होगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इन तीनों पॉइंट से तो हमने क्या कर लिया, शासन से या फिर राज्य से हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा कर ली कि भैया आप ये नियम बनाओगे, ये अध्यादेश जारी करोगे तो इस तरीके से आप हमारे मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकते। अब हम समाज से इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? ठीक है, हमारे समाज के भी कुछ नियम है। तो यहाँ पर एक चौथा पॉइंट बताया गया है कि कोई भी रूढ़ी या प्रथा, ठीक है, कोई भी रूढ़ी चली आ रही है, कोई प्रथा चली आ रही है जो कि विधि के समान प्रभाव रखती हो। मतलब हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों में पंचायतें जो होती है, लोकल पंचायतें समाज की, वो काफ़ी प्रभावशाली होती है और वो कोई आदेश दे देती है तो वो एक कानून की तरह कार्य करता है। तो ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी रूढ़ी या प्रथा जो कि विधि के समान प्रभाव रखती हो और वो अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो वो भी उस मात्रा तक शून्य मानी जाएगी क्योंकि उसको भी हमने विधि शब्द में शामिल कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। देखिए चौथा पॉइंट जो है ये इसमें पहले से नहीं जुड़ा था, इसको 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में इस अनुच्छेद में जोड़ा गया। अब इस अनुच्छेद में इसको जोड़कर एक बात इसमें जोड़ी गई कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, जो हमने ऊपर बात की ना, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कस किया, इस अनुच्छेद की कोई भी बात अगर अनुच्छेद 368 के तहत कोई संशोधन किया जा रहा है, संविधान संशोधन किया जा रहा है, उस पर लागू नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया कि कोई अगर एक्ट बन रहा है तो उस पर भी लागू होगी, कोई अध्यादेश जारी हो रहा है उस पर भी लागू होगी, कोई आदेश जारी हो रहा है, नियम जारी हो रहा है। पर अगर सरकार अनुच्छेद 368 के तहत कोई संविधान संशोधन कर रही है और उस संविधान संशोधन के तहत अगर वो मूल अधिकारों में भी कोई संशोधन कर रही है तो उस पर आप आर्टिकल 13 का कोई भी नियम लागू नहीं कर सकते। तो सरकार के पास ये पावर आ जाती है कि वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कुछ हद तक संशोधन कर सकती है। हाँ, इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इसके भी कुछ लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं कि आप कोई भी संविधान संशोधन कर रहे हैं मूल अधिकारों में तो उसमें आपको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर की अभी हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये थे हमारे आर्टिकल 12 और 13। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।